my intelligent people, once again welcome back to my channel. This video is all about the numericals on the topic of gratuity. In my previous video I explained you the detailed concept in the easiest way on the tax treatment of gratuity. ग्रेचुटी की ट्रीटमेंट हम अपने टैक्स में कैसे करते हैं उसकी मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट समझाया है कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट की जाती है. अब हम उसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आज कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट इस वीडियो में करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the question that I have picked up is basically the unsolved question of the book by Dr. Girish Ahuja, which is being prescribed in the Delhi University. So let's pick up the very first question. What does it say? After serving for 34 years in an Indian company, Mr. X retires from service on 1st January 2021. उन्होंने 34 ईयर्स की नौकरी करी और 1 जनवरी 2021 को रिटायर हो गए हैं. द कंपनी पेज हिम ग्रेचुटी ऑफ 6 लाख. हिज मंथली बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द कैलेंडर्स ईयर्स 17, 18, 19, 20 हैव बीन 18,000, 20,000, 22,000 and 24,000 respectively. His annual increment became due on 1st January every year. हर साल 2,000 रुपये की इंक्रीमेंट मिलती आ रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सारी सैलरी फिगर्स में. You are required to determine the amount of the gratuity exempt under section 10(10) of the Income Tax Act. इस क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि मिस्टर एक्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और मिस्टर एक्स जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर होते हैं. ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया. तो जैसे मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में समझाया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि 3 ही कैटेगरीज हो सकती हैं ग्रेचुटी की ट्रीटमेंट में. या तो होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, या होगा एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो होते हैं दे फॉल अंडर द लास्ट कैटेगरी विच इज़ अदर एम्प्लॉयज़ एंड द टैक्स ट्रीटमेंट इज एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 10(10)(3). क्या समझाया था मैंने कल आपको? मैंने बताया था कि द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड. नीचे दिए गए तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उतने की छूट मिलेगी. कितनी ग्रेचुटी मिली? सरकार की बताई हुई लिमिट 20 लाख. एंड थर्ड नंबर पे हाफ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. और जब हम ईयर ऑफ सर्विस गिनेंगे तो हम सिर्फ कंप्लीट ईयर्स गिनेंगे. जो फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स हैं, पार्ट ऑफ ईयर्स हैं, जो कुछ मंथ में हैं, हम उनको ईयर की टर्म्स में राउंड ऑफ नहीं करेंगे. और जब हम एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर भी लेंगे. और डीए सिर्फ वही वाला लेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है. तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होगा. इस क्वेश्चन में हमें कोई डीए नहीं दिया हुआ. So, gratuity shall be exempt to the extent of minimum of following 3 amounts. What are the 3 amounts? Number 1, आप इनका ऑर्डर कैसे भी चेंज कर सकते हैं. कोई 2 1 बन जाए, 3 2 बन जाए या 1 3 बन जाए, डजेंट मैटर. आपको 3 चीज़ें लेनी है और वही तीनों ले सकते हैं किसी भी ऑर्डर में. सो हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो जिस साल वो रिटायर हुआ है उसकी सैलरी थी 24,000. आप 24,000 पूरे 2020 में उसकी सैलरी 2020 में 24,000 ही थी. तो अगर आप 10 महीने की सैलरी का टोटल कर लेते हैं तो वो आ जाएगा 2,40,000. और फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 महीनों की एवरेज सैलरी ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी 24,000. क्योंकि इस पिछले 2020 कैलेंडर ईयर में पूरा टाइम सैलरी इतनी ही थी, सैलरी में कभी चेंज आया नहीं था. तो पहले इससे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, निकलेगी 10 महीने की सैलरी. फिर से 10 से डिवाइड करूँगी तो मुझे पता चलेगा 10 महीने की एवरेज सैलरी. तो इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं करूँ क्योंकि इस केस में सैलरी चेंज हुई ही नहीं है. तो एवरेज सैलरी ऑफ 10 months ऑटोमेटिकली पर मंथ की सैलरी आ जाती है 24,000. सो हाफ ऑफ 24,000 इनटू उसने कितने साल नौकरी करी है इंडियन कंपनी में? 34 ईयर्स. सो फर्स्ट का आंसर आता है फर्स्ट पॉइंट का 4,08,000. देन सेकेंड पोजिशन पे है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीट. इसको एक्चुअली ग्रेचुटी मिली कितनी है? ₹6 लाख. एंड थर्ड नंबर पे हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है ₹20 लाख. तो 4,08,000 छोटा है, मिनिमम है, कि 6 लाख छोटा है कि 20 लाख छोटा है? वी कैन सी 4,08,000 छोटा है. सो 4,08,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10(10)(3).
3 बिकॉज ये तीसरी वाली अदर एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी है। तो आपको वर्किंग नोट में आप लिख सकते हैं कि एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स विल बी 2,40,000 divided by 10 equal to rupees 24,000. Now this was the other employees category जिसका क्वेश्चन अभी अभी हमने किया। अब हम बात करेंगे वो उन एम्प्लॉयज़ के बारे में जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं। तो लेट्स सी अ क्वेश्चन। The question says Sri Narendra Mohan, an employee, completed 27 years 8 months of service with Messrs Jaipur Iron and Steel Limited. At the time of retirement on 1st January 2021, he received 3,30,000 as gratuity. His monthly salary on the date of retirement was 19,500. He was drawing rupees 19,000 per month prior to July 2020. जुलाई 2020 से पहले 19,000 सैलरी हाथ में आती थी और जुलाई 2020 से ऑनवर्ड्स 19,500 मिलने लगी और रिटायरमेंट की डेट पे एज ग्रेच्युटी 3,30,000 रिसीव हुआ। आपको बताना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा एज ग्रेच्युटी अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई करता है। तो मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में रूल समझाया था दैट द एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इनकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10(10)(2) में दी गई है। अगेन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। नीचे दिए गए 3 में से जो सबसे छोटा होगा उतने की छूट मिलेगी। एक्चुअली ग्रेच्युटी मिली कितनी है? नंबर 2 20 लाख रुपीज़, जो कि सरकार ने लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि इससे ज़्यादा एग्जेम्पशन मिल नहीं सकती। नंबर 3 15 दिन की सैलरी, ये मान के कि महीने में सिर्फ 26 वर्किंग डेज ही होते हैं। सो 15 डेज सैलरी जो कि हो जाएगा 15/26। किस सैलरी का 15/26 करेंगे? जो रिटायरमेंट से पहले वाले महीने में वो ड्रॉ करा था, जो रिटायरमेंट वाले महीने में उसने ड्रॉ किया, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। और अगर कोई ईयर में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मंथ भी शामिल हैं जो कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 1 ईयर भी कर देंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री नरेंद्र मोहन ने 27 ईयर्स और 8 मंथ जॉब करी, तो इसका वर्किंग ईयर्स कितने हो जाएंगे? सिंस ये 8 महीने 6 महीने से ज़्यादा है, इसके वर्किंग ईयर्स होंगे 28 ईयर्स की इसकी सर्विस रही है। इसे ग्रेच्युटी कितना मिला है? 3,30,000। तो ये तो क्लियर है। जो रूल बताया है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। नंबर 1 15 दिन की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, सारे साल जितने उसने पूरे साबुत कंप्लीट करे हैं, और अगर कोई टूटे हुए पार्ट वाले साल कंप्लीट करे हैं तो अगर वो 6 मंथ से एक्स्ट्रा है तो उससे भी एज 1 ईयर काउंट करेंगे। तो हमें लेना है, मान के चलना है कि देयर आर 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ, तो 15/26 ऑफ उसने लास्ट में कितनी सैलरी ड्रॉ करी रिटायरमेंट के टाइम पे? 19,500। आप इस 19,000 को इग्नोर करेंगे। इसका इस्तेमाल हम तब करते अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि तब मुझे 10 महीनों की एवरेज सैलरी चाहिए थी। तब सैलरी में चेंज आया है तो मुझे कुछ महीने सैलरी 6 महीने 19,500 रही और बचे हुए 4 महीने 19,000 रही। तो उस केस में तो मैं इस 19,000 की तरफ ध्यान भी देती, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो मैटर क्या करता है कि रिटायरमेंट की डेट पे उसकी सैलरी कितनी थी? 19,500। और उसने कितने साल नौकरी करी है? 27 ईयर्स 8 मंथ का मतलब है 28 ईयर्स। तो फर्स्ट अमाउंट जो मुझे मिलता है दैट इज़ 3,15,000। Now, what is the amount of actual gratuity received? It is rupees 3,30,000। उसको अपने ऑफिस मेसर्स जयपुर आयरन एंड स्टील से इतने रुपए मिले हैं। नंबर 3, सरकार ने कितनी लिमिट स्पेसिफाई करी है कि इससे ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती? 20 लाख रुपए। नाउ सी, क्या 3,15,000 छोटा है या 3,30,000 छोटा है या 20 लाख? ऑब्वियसली 3,15,000 छोटा है, तो उसको 3,15,000 की छूट मिलेगी, शेल बी एग्जेम्प्टेड। एंड द बैलेंस 15,000, अगर टोटल ग्रेच्युटी 3,30,000 मिला है और उसमें से 3,15,000 पे नो टैक्स, वो माफ़ है, तो बचे हुए बैलेंस 15,000 को हमारी सैलरी में शामिल किया जाएगा और वो होगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मोर इम्पॉर्टेंट एंड अ टिपिकल क्वेश्चन। Shri Rajesh was employed since 1st January 1988 in a commercial establishment.
His salary was fixed at 14,800 in the grade of 14,000 to 400 to 22,000 with effect from 1st July 2018. He got 15% of his salary as DA, which is treated as salary for computation of retirement benefits. वो कह रहे हैं सैलरी का 15% DA है और जो कि पूरा का पूरा साबुत 100% रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है. He retired from service on 1st February 2021. He received rupees 3,40,000 as gratuity from his employer. Compute his gross income under the head salary for assessment year 21-22. Assessment year 21-22 का क्या मतलब है? Previous year 20-21 2021. Now they are asking you about the gross salary, the gross income. They are not asking you about taxable gratuity. तो आपको एक स्टेप और आगे जाना है. आपको gratuity taxable निकालने के बाद उसकी gross salary भी निकालनी है, कैलकुलेट करनी है. सो आपको ये बोला गया है कि बताइए आपका आंसर तब क्या होगा अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई करता है और तब क्या होगा अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई नहीं करता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये भी गिरीश आहूजा का अनसॉल्व क्वेश्चन है. देखिए 1 जुलाई 2018 1 जुलाई 2018 को उसको इस ग्रेड में डाला गया 14,000 से 400 से 22,000. इस बात से क्लियर है कि उसकी सैलरी हर बार एक साल पूरा होने पर 400 रुपये से जंप करेगी, उसे 400 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा. दिस मीन्स 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक उसकी सैलरी रहेगी 14,800, जहाँ से उसकी इस ग्रेड में शुरुआत हुई थी. 14,800 पर उसको स्टार्ट करा गया था इस ग्रेड में. देन जैसे ही 1 जुलाई 2019 की डेट आई, अब उसकी सैलरी में जंप आ गया है. तो इस तारीख से लेकर 30 जून 2020 तक उसकी सैलरी रहेगी, उसमें 400 प्लस कर देंगे 15,200 रुपये. देन 1 जुलाई 2020 की डेट आ गई, अब उसकी सैलरी फिर से 400 रुपये से बढ़ गई है. तो अब इस डेट से लेकर 30 जून 2021 तक उसकी सैलरी रहनी बनती है 15,600. लेकिन वो इस टाइम पीरियड से पहले ही बीच में रिटायर भी हो गया. सो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया असेसमेंट ईयर 2021-22 का काम करो, तो क्वेश्चन मुझे कहना चाहता है प्रीवियस ईयर 2020-21 की बात कर रहा है. और अगर मैं उसकी इस प्रीवियस ईयर की उसकी तनख्वाह निकालूँ, सैलरी निकालूँ, तो बेसिकली मैं सैलरी निकालना चाहती हूँ. ये प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ था बेटा? 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट करा था. तो क्या मैं 31 मार्च तक जाऊँ? कोई ज़रूरत ही नहीं है. ये तो 31 जनवरी को रिटायर हो गया. तो हमें लेनी है उसकी सैलरी 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक. तो क्या इस डेट्स के ऊपर क्या इन ग्रेड्स का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है. 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक वो इस सेकेंड रो की रेंज में फॉल करता है. तो अप्रैल में जून 3 महीने के लिए उसकी तनख्वाह है 15,200 फॉर 3 मंथ्स. अप्रैल में जून वो सेकेंड रो के बीच में फॉल करता है. दैट मीन्स 45,600. देन आ गई उसकी सैलरी में जंप. 1 जुलाई 2020 से लेकर उसकी रिटायरमेंट की डेट तक जो उसे नई सैलरी मिल रही थी वो थी इंक्रीज सैलरी, जो कि है 15,600 इंटू हाउ मेनी मंथ्स? इंटू दीज आर 7 मंथ्स. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. 31 जनवरी. ही रिटायर्ड ऑन 1 फरवरी. दैट्स वाई 31 जनवरी तक हम जाएंगे. तो ये आता है 1,09,200. तो उसकी इस प्रीवियस ईयर में टोटल सैलरी कितनी बनती है? हम इन दोनों को टोटल कर देंगे 1,54,800. देन क्वेश्चन कहता है कि डीए जो है वो इसी सैलरी का 15% है. तो 1,54,800 का 15%, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 23,220. और अब उसकी सैलरी टोटल कितनी बन गई है? 1,78,020 रुपीज़. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेच्युटी, क्योंकि अभी उसकी ग्रॉस सैलरी नहीं है, जो कि क्वेश्चन ने मुझे कहा ग्रॉस सैलरी निकाल कर दिखाओ. तो इसके अंदर तो सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए है. तो अभी तक मैंने ग्रेच्युटी निकाली नहीं, तो ग्रॉस सैलरी नहीं निकाल सकती. तो पहले बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन की, कि जब
पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई करता है तो एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? द मिनिमम ऑफ दीज थ्री, द लीस्ट वन, लीस्ट विल बी exempted. Least of these three will be exempted. What are these three? क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई करता है, सो 15 डेज की सैलरी ये मानकर कि 26 वर्किंग डेज है, और लास्ट ऑन सैलरी कितनी, किस सैलरी पे वो रिटायर हुआ? वो रिटायर हुआ है जब वो रिटायर हुआ था 1 फरवरी को, तब उसकी तनख्वाह इंक्रीज फिगर था 15,600 और 15% डीए भी था, तो 15,600 प्लस इसी का 15% जो कि डीए है पूरा लेना है 2340 इनटू उसने कितने साल नौकरी करी है, तो आओ उसके सालों की गिनती करें। अगर उसकी नौकरी 88 में लगी थी और वो 21 फरवरी में रिटायर हो रहा है, तो उसने कितने साल नौकरी करी? 88 to 89, 89 to 90, 90 to 191, 91 to 92, 92 to 93। इस तरह से आपको 2021 तक गिनती करनी है। तो इसका ईजिएस्ट वे है कि 89 में उसे 1 साल पूरा हो गया था, तो आप 89 को 1 काउंट करेंगे, आप अपने फिंगर्स पे चेक कर सकते हैं। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ये हो गए 10 साल। देन उसके बाद 98 से लेकर हम दोबारा से 10 साल अगर देखेंगे तो आ जाएगा 2008। 2008 के बाद फिर से 10 साल देखेंगे तो हो जाएगा 2018। 2018 के बाद जब 2018 में उसे 30 साल पूरे हो चुके हैं, 2018 में 10-10 मैंने 3 बार काउंट करे, लेकिन हमें जाना है फरवरी 2021 तक, तो 2018 से 19 एक और हो गए 31 ईयर्स, देन 2020 तक 32 ईयर्स, देन वो उसने 1 महीना ही एक्स्ट्रा नौकरी करी है टिल फेब्रुअरी, तो ये हो गया 32 ईयर्स इन 2 मंथ विच इज़ lesser 1 month only, so it is lesser than 6 month period, so his working number of years are only 32 years. Then actual gratuity उसे कितनी मिली है? He received the gratuity of 3,40,000 and the amount specified by this government is 20 lakh. So this figure is 3,31,200। इन तीनों में सबसे छोटा कौन? 3,31,200। इसको छूट मिलेगी। अगर टैक्सेबल अमाउंट 3,40,000 है और उसमें से 3,31,200 की छूट मिल रही है, तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 8,800। अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो इस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी को मैं अगर इसमें प्लस कर दूँ तो मेरी निकल आती है ग्रॉस सैलरी 1,78,020 रुपीज़ प्लस 8,800, इट इज़ इक्वल टू 1,86,820। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर पार्ट कि जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं करता तो मुझे लेनी होती है आधे महीने की एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, तो आधा महीना इंटू 10 महीने की एवरेज सैलरी इंटू वो ही 32 ईयर्स। अब एवरेज सैलरी मुझे निकालनी होगी, जो मैंने आपको इस आंसर की बिगिनिंग में सैलरी निकाल कर बताई थी, सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 जनवरी 2021। ये बाय चांस 10 महीने का ही वक्त है, तो जिस डेट पे वो रिटायर हुआ है 1 फरवरी 2021, उससे पहले वाले 10 महीने यही हैं, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये हैं 10 महीने, और उसमें डीए भी लेना है। तो अगर 10 महीने की टोटल तनख्वाह है 1,78,020 रुपीज़, तो इसका एवरेज सैलरी 10 महीने की कितनी होगी? इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी 17,802 रुपीज़। एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पर आप लिखेंगे हाफ ऑफ 17,802 into 32 years, which will be equal to 2,84,832. And what is the actual gratuity received? Actual gratuity जो उसको मिली है वो है 3,40,000, और सरकार ने कितनी लिमिट स्पेसिफाई की है? 20 लाख। तो बताओ इन तीनों में से छोटा कौन? ऑब्वियसली 2,84,832 छोटा है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 3,40,000 में से मैं लेस कर दूंगी
2,84,832 क्योंकि इतने की मिल गई है उसे छूट, तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 55,168। अगर इस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी को मैं अपनी सैलरी और डीए का जो टोटल था 1,78,020 रुपीज़, अगर मैं इसके अंदर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऐड कर देती हूँ तो मेरी ग्रॉस सैलरी निकल कर आती है 1,78,020 रुपीज़ प्लस 55,168. It is equivalent to 2,33,188. I hope the question is very clear, very much clear to you. Since this video is getting lengthy, I have to explain one more typical question that is little tougher than this. I hope you all will watch my another video as well, because that is very important for you to watch to completely understand this topic. That will be a little tricky question. So please do watch out my next video also, in which I'll be covering only one numerical, and that will be on the topic of gratuity only, but it will be little complicated. So please watch out for that, and I will also link in the description box the video of grade pay, because when I started the chapter of salary, I explained you the meaning of the grade pay, and I also explained you how it will affect your calculations. grade pay कैसे निकलती है और इसका हमारे आंसर्स में हमारी सैलरी की कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ता है, वो मैंने उस वीडियो में दिखाया था. तो ग्रेड पे को अगर आपने सही से नहीं समझा तो आपका कोई भी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्वेश्चन की शुरुआत ही गलत हो जाएगी, आपने सैलरी ही गलत ले ली होगी. तो ग्रेड पे समझना बहुत ज़रूरी है. सो I will provide the link for the video on grade pay in the description box, and do watch out that video if you have not watched it yet, and keep watching the channel for more such videos. Thanks for watching. Stay connected. Bye bye.